Hello everyone, this is Vivek. Welcome to Inan Academy, India's largest online learning platform for GATE and DSE. And now we will cover the part 5 of the important question series of mechanics, 50 question conceptual question series. It is the last part of the series. And जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उन लोग के अबाउट मेरे लिए एक लिटिल इंट्रोडक्शन. Myself Vivek Kuswa. I have 7+ years of teaching experience and I guided more than 8,000 students for the GATE and DSE. And now I am the plus educator in an academy and I cleared the GATE examination 4 times and also I selected in SSCJ 2017, right? So that is the little introduction about me. और जिन्होंने अभी तक अन अकेडमी लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो वो लोग जरूर अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि इसके ज़रिए आप फ्री क्लासेस ले सकते हैं और साथ ही साथ में प्लस कोर्स ले सकते हैं जो लोग मतलब रिसेंटली जो गेट का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो प्लस कोर्स में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, live test and quizzes are there, recorded videos are there and these all things will be in a structured manner. इसके साथ साथ ये सभी चीज़ें आपको अनलिमिटेड एक्सेस की फॉर्म में मिलती हैं. अनलिमिटेड एक्सेस मतलब 1 ईयर में आप कितनी बार भी ये सारी चीज़ें देखो. 2 ईयर का प्रोग्राम है तो उसमें कितनी बार भी ये चीज़ें, डोंट worry about that, right? So there is that all things will be in unlimited access. And one more thing is that तुम सभी लोग जितने भी लोग इस कोर्स को परचेज करते हैं वो लोग इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं. मी एंड माई फ्रेंड्स एंड कलीग्स आर देयर जो अकेडमी पे ऑलरेडी कवर कर रहे हैं सब्जेक्ट्स को. एक अच्छी बेहतरीन प्रिपरेशन आपको यहाँ से मिलती है प्लस कोर्स के साथ. तो प्लस कोर्स लेना बहुत ज़रूरी है. ये सभी ब्रांचेजेस के लिए है. सभी ब्रांचेजेस जो है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड CS, ऑल ब्रांचेज आर देयर. और इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो सभी लोग अपन अकेडमी में पढ़ा रहे हैं. इस वजह से आप सभी को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट फीस. जैसे कि अगर मैं बात करूँ 25,000 रुपीज़ में आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलता है गेट और ESE के लिए. और पर मंथ बेसिस में इसकी जो कॉस्ट है वो 2,083 रुपी पर मंथ पड़ती है. इट्स अ वेरी लेस कॉस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गेट एंड ESE एग्जामिनेशन, राइट? एंड इफ यू आर यूजिंग दिस कोड RTZ10 देन देयर विल बी मैक्सिमम 10% डिस्काउंट विल बी देयर. मतलब 25,000 आपको 27,000 में कन्वर्ट हो जाए. मतलब 25,000 जो है आपका वो 22,500, मतलब कि 22,500 रुपये में आपका पूरा का पूरा कोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा 10% डिस्काउंट के बाद जब आप RTZ10 कोड यूज़ करते हैं, राइट? एंड फॉर द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट जो लोग 2 ईयर प्रोग्राम बाई कर रहे हैं उनको 30,000 में कोर्स पड़ता है और 10% डिस्काउंट RTZ10 कोड यूज़ करने के बाद आपको वही चीज़ पड़ती है जाके 27,000 में. EMI पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1,250 पर मंथ की जो EMI है ये भी रिड्यूस हो जाती है एक सर्टेन वैल्यू. ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल कि कैसे हम प्रिपरेशन करें क्या ना करें. इसके लिए प्लस सब्सक्रिप्शन, कंटिन्यूटी, प्रॉपर मेंटेनेंस की पढ़ाई हमारी प्रॉपर चलती रहे, कभी छूटे नहीं, इस तरह का मेंटेनेंस हम बना के रखेंगे पूरा प्रॉपरली. वो तभी पॉसिबल है जब हम प्लस सब्सक्रिप्शन लें, है ना? तो ये सारी चीज़ें अभी जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे फ्री हैं, स्पेशल क्लासेस भी फ्री हैं. बट वहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है. लेकिन जब पढ़ना चालू करोगे तब आपको प्लस कोर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, प्लस कोर्स सब लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना पढ़ने पे. और मैं कहूँगा कि EMI इज़ द बेस्ट ऑप्शन. यू हैव टू यूज़ योर क्रेडिट कार्ड एंड द कार्ड विच प्रोवाइड्स यू टू EMI कन्वर्जन, है ना? तो वहाँ से आप सब चीज़ें डन कर सकते हो. स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 बिना किसी देरी के. पहला क्वेश्चन देखो सभी लोग. अ बुलेट स्पिन्स एज शॉट इज फायर्ड फ्रॉम गन. टू हेलिकल स्लॉट्स यहाँ पर काटे गए हैं और उससे क्या होता है कि एक एंगुलर मोशन मिलता है. ट्रांसलेशन के साथ साथ एंगुलर मोशन भी मिलता है बुलेट को. तो यहाँ से होता क्या, हमसे पूछा गया कि स्लॉट इस तरह से काटे गए कि एक टर्न में, ध्यान रखना, एक टर्न मतलब थीटा बराबर 2 पाई, राइट? जो कवर डिस्टेंस करता है वो कितना करता है, 0.5. अभी हम अच्छा यहाँ से ये पूछें कि अगर एग्जिट कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, है ना, एग्जिट वेलोसिटी जो है, और समझना यहीं से क्वेश्चन का आंसर निकलेगा. बट 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है कि एक सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में ये 20 मीटर क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है. ठीक है, तो बताओ कितने सेकेंड में ये 0.5 मीटर कवर कर चुका होगा. 0.5 डिवाइडेड बाई 20. इज इट क्लियर टू एवरी वन? 5 डिवाइडेड बाई 200 आ जाएगा. यहाँ से 2.5 इंटू 10⁻². सेकेंड है, तब इतने बहुत ही कम छोटे सेकेंड में वो 0.5 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा. अभी इस पर्टिकुलर सेकेंड ऑफ टाइम की अगर हम बात करें, इस पर्टिकुलर सेकेंड ऑफ टाइम की बात करें तो हमारा ओमेगा क्या होगा. देखो एक सेकेंड पे जो थीटा होगा, समझ गए ना, दैट विल बी दी. और इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं जो
बेसिक आइडियोलॉजी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की कि हमारे पास में अगर टाइम अवेलेबल है, विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम वी कैन ईजिली कैलकुलेट द ओमेगा, है ना। तो वो कहीं ना कहीं किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। वन सेकेंड, देयर इज अ पावर। स्टार्ट करते हैं। तो 1 सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी से हम क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है। टाइम अगर हमें पता है कि भाई इतने सेकेंड में ये चीज़ क्या होगी, कवर हो जाएगी, तो इतने सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उससे हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे थीटा बराबर हम ओमेगा टी पढ़ते हैं ना, थीटा बाई टी। देखो इधर एक टर्न जो होता है वो 0.5 मीटर में होता है, और 0.5 मीटर कवर करते हैं हम लोग 0.5 इंटू पर मिनट उस सेकेंड में। मतलब समझ पा रहे हो, एक टर्न जो है वो इतने सेकेंड में, तो 2 पाई जो है वो इतने सेकेंड में। ये बात समझ गए, 2 पाई इतने सेकेंड में कवर हो रहा है। हमें ये पता करना पड़ेगा कि थीटा कितने सेकेंड में कवर हो रहा है, जो कि क्या है बताओ, 20 मीटर का है। पर्टिकुलर टाइम ये होगा 20 मीटर के लिए 1 सेकेंड लग रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना थीटा कवर कर, चीज़ हम यहाँ से निकाल सकते हैं एक्चुअली। 2.5 इंटू 10⁻² में क्या होगा, ये बैरल को क्रॉस कर जाएगा, मतलब बैरल से बाहर इतने सेकेंड में निकलेगा, तो कितना स्पिन स्पीड होगा, ये चीज़ हमें अगर देखी हो, तो इस टाइम का अगर हम क्या कर दें, टाइम को अगर हम डिवाइड कर दें सपोज, सो यहाँ से मेरे ख्याल से कितना आंसर आ सकता है, ऐसे समझो कि 2 पाई जो था वो कवर करता है 2.5 इंटू 10⁻²सेकेंड, सेकेंड में इतना कवर करता है, तो इतने सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड से हमें एंगुलर वेलोसिटी का जाएगा। चलो इसी से ही हम लोग थीटा निकाल सकते हैं जो चाहे, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी कर दो, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी आ जाएगा। थीटा है 2 पाई, ओमेगा हो गया 2.5 इंटू 10⁻², 2 पाई इंटू 100 कर दो, 100 क्या 1000 कर दो, डिवाइडेड बाई 2.5 कर दो, 25 कर दो, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सही है, 1000 होगा वो। चलो 2 पाई इंटू 40 आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो दैट विल कन्वर्टेड इंटू 8 पाई, 80 इंटू पाई, तो अप्रॉक्सीमेटली 250 से अबव आएगा आंसर, रेडियन पर सेकेंड। तो 250 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा हमारा आ गया, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A circular object radius r rolls without slipping on horizontal floor. Center velocity is given to you, which is the v. Velocity of the point of contact of the floor.
देखो इधर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अगर आर रेडियस का कोई ऑब्जेक्ट फ्लो क्या करेगा बताओ, आर रेडियस का ऑब्जेक्ट क्या होगा अगर किसी पर्टिकुलर सरफेस पर रोल कर रहा है, ठीक है ना, और हॉरिजेंटल वेलोसिटी तुम्हें v दी गई है, तो देखना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा उसकी वेलोसिटी इधर v होती है, इधर की तरफ भी v ही होती है। v नेट जो होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए की वेलोसिटी वो ऑलवेज जीरो ही होती है, क्योंकि उसको क्या करना होता है, जीरो वेलोसिटी लेके चलना पड़ता है बिकॉज ऑफ द नो रोलिंग, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, angular velocity of angular disk has mass m and inner radius r given to you and outer radius is 2r. Disk rolls on flat surface without slipping if the velocity of the center of mass is v. तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी। बट ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ी सी गलती सब लोग करेंगे, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होने वाली है अपनी यहाँ पर वो हाफ एम वी स्क्वायर तो होगी ही होगी, प्लस में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर आंसर एम वी स्क्वायर के टर्म्स में देना है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओमेगा को क्या कर लो, आई सबको पता होगा क्या होगा, पाई बाई 64, राइट। डी की पावर 4 होता है, अगर डी को रेडियस से बदलना चाहो तो तुम डी की पावर 4 पाई बाई 4 इंटू आर की पावर 4 लिख सकते हो, है ना। पाई बाई 4 इंटू आर की पावर 4, पाई बाई 4, तो पाई पाई बाई 4 इंटू 2r² माइनस आर की पावर 4 हो जाएगा, इंटू कितना होगा सभी लोग देखो इधर, ओमेगा की जगह वी स्क्वायर अपॉन क्या कर दोगे, आर स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, सॉल्व कर लो, पाई बाई 8, 2r की पावर 4 से r की पावर 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4r की पावर 4 से r की पावर 4 गया तो 3, सॉरी 2r होगा तो 16 माइनस 1, तो 15r की पावर 4 आ जाएगा, 15r की पावर 4 इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। लिटिल बिट थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले फॉर्मूले में बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बिंग सिचुएशन है एक्चुअली, थोड़ा सा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है जब रिम की बात, मतलब हम सॉलिड डिस्क की बात कर रहे होते हैं, हॉलो डिस्क की बात करेंगे तो उसी तरह से उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट में 1/2 एम, ठीक है ना, आर आउटर स्क्वायर हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो वी स्क्वायर अपॉन क्या होगी, आर स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कर लेना सभी लोग, कितना आने वाला है, 1/4 एम, ऊपर आएगा 4r² माइनस r², 3r² इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो r² कट जाएगा, तो एम वी स्क्वायर बाई 2 प्लस इधर कितना आएगा बताओ, 3mv² बाई 4, एलसीएम आएगा 4 का, 2 + 3 5v² अपॉन, और कुछ छूट रहा है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, 2r इज द रेडियस, राइट, 4r² माइनस r², 3r² हो गया, 3² बाई 4 हो गया, 4 एलसीएम लोगे तो 16 आ रहा है, डिवीजन में 16 आ रहा है, हाफ एम आर स्क्वायर 3r² बाई 2 करते हैं तो एम आर स्क्वायर आ जाएगा 3r² 4 3 स्क्वायर 3mv² हो गया, 5mv²। यहीं पर छोटा सा गलत हुआ है, ओके व्हाट वी हैव रॉन्ग्ड,
व्हाट वी हैव रॉन्ग द क्वेश्चन। देखो इधर सब लोग को फिर से बताता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने लास्ट टाइम भी एक हिंट दिया था, बट यहाँ पर देखो हम लोगों ने गलती कर दी, आखिरी में कर ही दी। ये तो सेंटर के अबाउट आया है, ये तो किसके अबाउट आया है, अपने सेंटर के अबाउट आया है, प्लस इसमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर से जो आउटर रेडियस है ना वहां का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, टॉप जो बॉटम वाला एंड है, ठीक है ना। तो इसमें ऐड करना पड़ेगा तुमको m इंटू जो आउटर रेडियस है 2r, तो इंटू 4r² तुमको और ऐड करना पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हमें ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट पॉइंट ए के अबाउट निकालना, समझ गए, ए के अबाउट चाहिए, इंटू v²/r², अब सही आएगा। अभी मैं सोचूं कहाँ गलत हो गया। चलो यहाँ से इसको सॉल्व किया था तो तुम्हें पता चला होगा कि 3mr²/2 आया था, प्लस 4mr² यहाँ से आएगा, इंटू v²/r² है, r² कैंसिल हो जाएंगे, 8 3 11/4 हो जाएगा, 11/4 mr², तो mr² की जगह mv² आएगा। फिर से एलसीएम 4 ही हम ले रहे हैं, ठीक है, 4 एलसीएम आएगा तो कितना आएगा, 11 2 13/4, 13/4 mv² आ रहा है। 2 का कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, हियर इज द प्रॉब्लम, हाफ mr², ग्यारह, देखते हैं अगर कोई इशू आता है तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल टेल यू व्हाट विल इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ 2। चेक करना सभी लोग कहाँ पर 2 का इशू है, मुझे मिल नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। वैसे 2 आएगा, 16 आएगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, फिर एक बार ट्राई करना। चलो इस क्वेश्चन में देखो, जीरो फोर्स मेंबर फाइंड आउट करना है, किस किस मेंबर में जीरो फोर्स है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किस जॉइंट की, बताओ, डी की, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स रिएक्शन नहीं है, तो डीई और डीई डीसी मेंबर है, फोर्स जीरो होगा। अच्छा, तो डीसी मेंबर है, फोर्स जीरो है, तो सी जॉइंट को तो देखना ही नहीं है, क्योंकि सी जॉइंट पर क्या है बताओ सभी लोग, ध्यान देना मेरी बात को इस जगह। अगर किसी जॉइंट पर, ध्यान दो मेरी बात को, अगर किसी जॉइंट पर दो मेंबर हैं, दो मेंबर हैं अगर किसी जॉइंट पर, तो इस तरह की बात हमेशा ध्यान देना कि अगर लोड नीचे लग रहा है वर्टिकल में, तो जो भी इस तरह से मेंबर होंगे, दो मेंबर जो ये होंगे, और अगर इधर लगा रहे फोर्स, तो ऑलवेज रिमेंबर माई पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर माई पॉइंट कि हमेशा क्या होगा, तब कोई सिचुएशन नहीं बन सकती, तब तो हमेशा दोनों में कुछ ना कुछ फोर्स, ठीक है। चलो ये तो दोनों में जीरो हो गया, ठीक है। अभी ई की बात करें तो ई पे भी पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही, क्योंकि वैसे 4 मेंबर थे, बचेंगे तब भी 3 ही मेंबर, तो उससे भी कुछ नहीं हो पाएगा। बी पर रिएक्शन आएगा, बट ए जॉइंट को देखो, इसके पास भी कोई एक्सटर्नल फोर्स और रिएक्शन नहीं है, तो इस पर भी इस मेंबर है फोर्स जीरो होगा, और इस मेंबर है फोर्स जीरो होगा, ठीक है ना। इस हिसाब से हमारे पास में अब जो मेंबर फोर्स बचेंगे, बस इतने ही, 4 मेंबर है फोर्स जीरो आएगा। कौन कौन से 4 मेंबर है फोर्स जीरो आएगा, एक तो ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा, इसके अलावा और कोई मेंबर है फोर्स जीरो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है काफी, बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, अ ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द वर्टिकल और सरफेस, क्रॉस सेक्शन दिया गया है, y इज इक्वल टू x³/6, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन टू यू। देखो पहले y जो हमें x³/6 दिया गया ना, इससे तुम चाहो तो स्लोप निकाल सकते हो सरफेस का। स्लोप क्यों बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे इंक्लिनेशन पता चलता है, और ये चीज आ जाएगी 3x²/6, दैट विल बी दी टेन थीटा, राइट, और टेन थीटा ही हमारा म्यू होता है, तुम्हें पढ़ाया गया होगा ये चीज़ें, सब लोग ध्यान रखोगे तो आ जाएगा आंसर तुम्हारे दिमाग में कि x²/2 की वैल्यू डायरेक्टली तुम्हें 0.5 दी गई है, तो x की वैल्यू +-1 आएगी कि नहीं आएगी यहाँ से। जैसे अगर x +-1 होगा तो तुम इजीली पता कर सकते हो कि मैक्सिमम हाइट एट द ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यही वो y है जिससे हमें हाइट निकालनी है। तो x बराबर अगर हम 1 रखेंगे
कुछ भी रखो, +1 या -1, तो 1/6 मीटर आएगा, वो भी कब, एट x = 1 मीटर, राइट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैक्सिमम कितना हाइट तक जा सकता है, स्लोप के जरिए हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली, ठीक है ना, किस पर्टिकुलर x पर जो हमारा स्लोप है, इंक्लिनेशन एंगल है, वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही हमारा tan थीटा होता है या म्यू होता है, म्यू = tan फाई होता है एक्चुअली। तो ये थीटा और फाई की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस सिचुएशन पर हमारा म्यू के बराबर अगर होगी सिचुएशन, तो इट विल बी दी एट हाईएस्ट पोजीशन, राइट। अगला क्वेश्चन देखो सभी लोग। अ बॉडी ऑफ वेट 64 न्यूटन इज पुश्ड with just enough force to start is moving across a horizontal floor and the same force continuous act afterwards। मतलब देखो, पहले बात तो ब्लॉक को समझो कि 64 न्यूटन का एक ब्लॉक है, किसी सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान देना मेरी बात को। स्टैटिक फ्रिक्शन इसका दिया गया है 0.6 एंड काइनेटिक फ्रिक्शन दिया गया है 0.4। अच्छा, तो अगर बोला गया है कि इसको पुश करने में जस्ट इनफ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब तुम कितना पी लगा रहे होगे, सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लगा रहे होगे, तो पी की वैल्यू तुम्हें यहाँ से पता चल गई म्यू इंटू एन बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो कितना होगा भाई, सिंपल सी बात है, हमारे पास में 0.6 इंटू 64 कर दोगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 38.4 न्यूटन का हमारे पास में फोर्स आ गया। अच्छा, तो 38.4 जो न्यूटन का हमारा फोर्स होगा, 38.4 न्यूटन का जो फोर्स होगा, इस 38.4 न्यूटन से फोर्स चलना चालू करेगा, ठीक है ना, मतलब जस्ट स्टार्ट कर सकता है। अभी कह रहा है कि ये पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी बताओ क्या होगा अगर सेम फोर्स हम क्या करें, लगाते चले जाएं आगे तक कंटिन्यूअसली। तो जब कंटिन्यूअसली लगाते चले जाओगे तो भाई सिंपल सी बात है, 38.4 का तुम जब कंटिन्यूअस फोर्स लगाओगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगने लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन लगने से अब ये ब्लॉक स्लिप होगा ए एक्सीलरेशन से। एक्सीलरेशन बहुत ही सिंपल सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इनटू एन होगा, as you know what is the mu k is given to you which is the 0.4 into 64, तो यहाँ से आ जाएगा 20.6, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई 38.4 minus 25.6 divided by the mass is not given to you, so you have to use the 66.4 kg, क्योंकि हमें वेट दिया गया तो उसे मास निकाल सकते हैं। उसको सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू आ जाएगी 8, 7 में 5 का 2.8 डिवाइडेड बाई 6.4। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे इसको तो 7 डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। पहले हम उतना ही फोर्स लगा रहे थे जिससे जस्ट स्टार्ट करने वाला है, फिर उसी फोर्स को कंटिन्यूअस कर दोगे तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन से वो स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला। देखो 10 kg मास है, इनिशियली मूविंग अपवर्ड, इनिशियली वो अपवर्ड मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से। क्वेश्चन में बोला गया है कि बताओ कितना डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर इट स्टॉप। स्टॉप क्यों होगा, क्योंकि देखो स्मूथ प्लेन पर जब भी कोई चीज़ चलती है तो उस पर एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लगता है g sin थीटा, यहाँ पर g/2 लगेगा, तब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसके ऊपर रिटार्डेशन है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अगर तुम लगा दो तो पता चल जाएगा कितना मीटर चलने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या करने वाला है। इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू यू विच इज द 5, इट विल बी दी 25 माइनस का 2 इंटू ए का वैल्यू है 5 इंटू एस हमको पता नहीं है कितना मीटर चलना है, एस इज इक्वल टू कितना आ गया 2.5 मीटर, मतलब 2.5 मीटर चलेगा और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट। इज इट क्लियर टू ऑल। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को इसको, एक क्वेश्चन ये देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखो जैसा बिलो, a 3 kg pendulum block is released at an angle 60 degree from vertical, और जैसे ही छोड़ दिया तो उस समय हमें क्या बता जैसे ही छोड़ेंगे तो उस समय हमें टेंशन बताना है कितना होगा। अच्छा, जैसे ही
इसको तुम छोड़ोगे तो इसका सिंपल सी बात है mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ mg साइन थीटा, एक इधर की तरफ होगा mg कॉस थीटा। ध्यान देना मेरी बात को, जैसे ही रिलीज करोगे mg साइन थीटा से एक्सीलरेट हो जाएगा, तो टेंशन एट दैट इंस्टेंट व्हेन यू आर रिलीजिंग इट विल बी द mg cos 60 डिग्री। बस आसानी से आंसर आ गया। mg तुमको दिया गया 3, 30 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। आंसर कितना, वही अगर g का वैल्यू 9.81 लेते हैं दैट विल बी दी 15 न्यूटन। तो आंसर अभी क्या आने वाला है 14.72, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एट द टाइम ऑफ रिलीज द टेंशन विल बी mg cos 60। ये क्वेश्चन ये देखो सभी लोग, एक स्टंट मैन है और क्रिस्ट पर ऑफ द हिल पर क्या दिखाया गया, ये स्टंट मैन है ये, और कोई हील है उस पर ये पहुंच गया। इफ द कॉम्बाइंड मास ऑफ द राइडर एंड मोटरसाइकिल इज गिवन टू, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर द राइडर एंड द साइकिल टू लूज कॉन्टैक्ट विद द सरफेस एट द टॉप ऑफ। अच्छा, तो कब ये कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, देखो इधर सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट ऐसे समझने की कोशिश करो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा हर एक मास पर लगता है बाहर की तरफ mv², और इसका नीचे की तरफ वेट होगा mg। अगर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो ये फोर्स बहुत ज़्यादा होगा और उसको लिफ्ट अप कर देगा, ठीक है ना। तो हमें इस जगह पर पूछा जाए कि भाई mv² इतना ज़्यादा उसे बनाना पड़ेगा जिससे कि वो उठ सके सरफेस से। सो हम यहाँ से बता सकते हैं कि mv² इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। अच्छा बताओ, mv² इज द फोर्स, mv² इज द फोर्स, नॉट mv² अपॉन r इज द फोर्स। इट शुड बी इक्वल टू mg एटलीस्ट। यहाँ से हम पता कर सकते हैं कितनी वेलोसिटी रिक्वायर होगी। तो v बराबर क्या होगा रूट आर जी। अगर रूट आर जी वेलोसिटी के साथ ये चले तो आसानी से क्या करेगा, सरफेस को छोड़ दे। रेडियस इज गिवन टू 30 मीटर, 300 मीटर हो जाएगा, √3 × 10 आ जाएगा, मतलब 17.32 मीटर पर सेकेंड। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए, बड़े आसानी से हम लोग mv² अपॉन r को mg के इक्वल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। बॉल whose diameter is 100 mm falls off a table as shown in the figure. Horizontal velocity is given to you which is the 1 meter per second. Ball is seen to bounce back to height of 0.8 meter. देखो पहले तो यहाँ से प्रोजेक्टाइल करेगा फिर बाउंस बैक हो जाएगा, समझ गया। जब ये प्रोजेक्टाइल करेगा तो सिंपल सी बात है, वर्टिकली आके यहाँ पर 0.1 मीटर पर सेकेंड से इस तरह आएगा। इसके पास ये वेलोसिटी तो 1 मीटर रहेगी रहेगी जब ये कोलाइड कर रहा होगा, ठीक है ना। और इसके पास इसकी वेलोसिटी भी होगी √2gh। सबको समझ में आता है चीज़ें, है ना। अभी जब बाउंस करेगा तो फिर से वर्टिकल कुछ वेलोसिटी होगी इसकी और हॉरिजेंटल उतनी ही रहेगी, फिर से इस तरह से चलेगा, मतलब ऐसे करके फिर आगे जाएगा, मतलब यूं जाएगा, राइट। अभी बोला गया है कि कितना हाइट तक रीबाउंस करता है, 0.8 मीटर तक रीबाउंस करता है। बहुत ही अच्छी बात है, 0.8 मीटर तक रीबाउंस कर रहा है, हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पता चल जाएगा इससे। अच्छा एक बात बताओ, वैसे हॉरिजेंटल वेलोसिटी का कोई लेना देना है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ द वर्ड हॉरिजेंटल वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो भी डिसाइड किया जाता है इसी वर्टिकल वेलोसिटी से किया है कि भाई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है √2gh, जिससे वो टकरा रही है। h इज व्हाट 1 मीटर, समझ में आया सबको। अभी टकराने के बाद ये किसी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी और 0.8 मीटर, मैंने क्या बोला 0.8 मीटर तक वो जाता है ऊपर, मतलब इसके पास इतना वेलोसिटी रहा होगा उस समय कि जिससे कि 0.8 मीटर जा सके। तो पता नहीं v1 कितना रहा होगा यहाँ पर, बट इतना जरूर है ये v1 उतना रहा होगा कि √2g × 0.8 मीटर ये चल सकता है। मतलब समझना कि अगर किसी बॉडी को हम v1 वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो वो उसकी वेलोसिटी कहाँ जीरो होगी जाके 0.8 मीटर पे, तो कितनी वेलोसिटी से तुमने थ्रो किया होगा √2gh से, है ना। तो हम पता कर सकते हैं कि भाई टकराने के बाद जस्ट कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी से वो ऊपर गया होगा, टकराने के बाद जस्ट कितनी वेलोसिटी अचीव की होगी जिससे कि वो 0.8 मीटर चल सके। तो दैट इज द √2 × g × 0.8। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सब लोग डर रहे होंगे 1 मीटर पर सेकेंड प्रोजेक्टाइल से, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं। बताओ क्या करना रहेगा।
√10/8 आ जाएगा। रूट में 10/8 को तुम सॉल्व कर सकते हो। 1.25 आएगा। ओके, देयर इज अ मिस्टेक, इट विल बी इन रिवर्स ऑर्डर। टकराने के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बटे वेलोसिटी ऑफ √2g इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई √2g इंटू 1, ये होगा। √8 आ जाएगा, 0.8। 0.8 की वैल्यू तुम सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, निकाल सकते हो इसमें। ई का वैल्यू जो 0.8 के लिए सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कुछ वैल्यू 0.8 से कम ही आएगी। You have to solve it, you can get the value of the coefficient distribution, right? तो ये थे टोटल क्वेश्चन, वी हैव कवर्ड दी टोटल क्वेश्चंस, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जुड़े रहें सभी लोग अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी का जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यू डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड RTZ10, यू कैन गेट द मैक्सिमम 10% डिस्काउंट फॉर दैट। एंड अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी किसी क्वेश्चन पे नहीं आ रहा है, यू कैन व्हाट्सएप मी एट 95606461 and 67, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहें। थैंक यू।